नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से समास पढ़ेंगे। समास की परिभाषा। शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। यानी शब्द निर्माण की प्रक्रिया यानी एक नया शब्द बनाना जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, यानी उनसे भी एक नया शब्द बन जाता है। समास द्वारा भी एक नया समास से भी क्या हो जाता है? एक नया शब्द बन जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए गृह, स्नान गृह। दस है आनंद जिसके, दशानन। दान में वीर, दानवीर आदि। इस प्रकार समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। मतलब परस्पर स्वतंत्र संबंध, परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब आता है समस्त पद। समास रचना में दो शब्द होते हैं, यानी दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद, तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहा जाता है। यानी जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम समस्त पद। यानी दो पदों को मिलाना वो होता है समस्त पद। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। दस है आनंद जिसकी, इसमें दश जो है वो पूर्व पद है और जो आनन है वो है हमारा उत्तर पद, और इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? दशानन। घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, समस्त पद क्या बन गया? घुड़सवार। पहला पद है घोड़े और उत्तर पद है सवार। समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समस्त पद में क्या था? दो पदों को एक कर देना, और समास विग्रह में क्या आता है? दोनों पदों को अलग कर देना, उसको हम बोलते हैं समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग। जैसे सीताराम, समस्त पद का विग्रह होगा सीता और राम। घुड़सवार, समस्त पद का समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। समास के भेद। समास के निम्नलिखित चार प्रमुख भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, द्विगु समास और क्रमधारीय समास। तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुवरी समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और पहला ही पद अव्यय हो, अव्यय लगने से समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अव्यय हो गया इसमें प्रति और समास विग्रह हो गया दिन दिन। यथाशक्ति, अव्यय हो गया यथा, समास विग्रह हो गया शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, प्रतिदिन, इनमें जो पहला पद है वो क्या है? अव्यय है, और अव्यय लगने से प्रतिदिन तो क्या हो गया? पूरा ही पद क्या बन गया? उससे अव्यय बन गया। आमरण, आ सॉरी अव्यय हो गया और समास विग्रह हो गया मरण तक। भरपेट, भर, पेट भर। बेजुबान का मतलब बे, इसमें बे जो है अव्यय है, इसका मतलब होता है बिना, विग्रह होगा बिना जुबान के। तो अविभाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो और पहला ही पद अव्यय हो, और अव्यय लगने से समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। नंबर 2 है तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है जिसकी महत्ता कम होती है, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है।
वहाँ तत्पुरुष समास होता है, यानी विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। विशेषण होता है विशेष्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या होता है? प्रधान होता है। तो इसमें जो उत्तर पद होता है वह क्या होता है? विशेष्य होता है, और विशेष्य ही क्या होता है? हमारा प्रधान होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं, संज्ञा और संज्ञा के समास से। जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। दान में वीर, दानवीर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का वासी, देशवासी। उसके बाद है संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास से, यानी संज्ञा शब्द भी होंगे और क्रिया भी होगी, उन दोनों के मेल से क्या बनेगा? एक नया शब्द बनेगा। शरण में आगत, शरण, शरण में आगत, शरणागत। शरण क्या है? संज्ञा है, आगत है हमारी क्रिया। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। हस्त हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और लिखित हो गया, क्रिया हो गई। ग्राम को गत, ग्रामगत। ग्राम हो गया संज्ञा और गत हो गया क्रिया। आप पर बीती, आप बीती। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब आता है तत्पुरुष समास के दो उपभेद। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास। क्योंकि इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है, अतः इन्हें तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही लिया जाता है। क्रमधारय समास देखिए, क्रमधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेष्य होता है जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा विशेष्य होता है, और विशेष्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाए। देखिए, विशेषण प्लस विशेष्य क्या होगा? नीलकंठ। नीला है जो कंठ, यहाँ पर नीला है जो, वो तो क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। विशेष्य हो गया कंठ। यहाँ पर कंठ, कंठ के बारे में बात की जा रही है। कंठ के बारे में क्या बात की जा रही है? जो बात की जाती है वो होता है विशेषण, और जिसके बारे में बात की जाए और वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर कंठ के बारे में बात की जा रही है, तो कंठ यहाँ पर क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और कंठ के बारे में क्या बात की जा रही है? नीला है, तो ये नीला है क्या हुआ? विशेषण हुआ। इसी प्रकार पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो, ये तो हो गया हमारा विशेषण, और अंबर हो गया विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर अंबर के बारे में बात की जा रही है कि अंबर कैसा है? पीला है। महादेव, महान है जो देव, देव क्या है यहाँ पर? विशेष्य। विशेष्य के बारे में क्या बात की गई? देव के बारे में क्या बात की गई? कि देव क्या है? महान है। तो महान है जो क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष, यहाँ पर क्या हो गया हमारा? अगर मैं इसका विग्रह, पुरुषों में उत्तम, पुरुष हो गया हमारा विशेष्य और उत्तम हो गया विशेषण। तो यहाँ पर पुरुष क्या हो गया? विशेष्य पहले आ गया और उत्तम विशेषण बाद में आ गया। ऋषिवर, ऋषियों में है जो वर, यानी श्रेष्ठ। तो ऋषि जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और वर जो हो गया वो क्या है? हमारा विशेषण हो गया। इसी प्रकार समस्त पद, जो उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का देखिए, घन श्याम, घन के समान श्याम, यानी यहाँ पर श्याम की तुलना किसके साथ कर दी?
घन के समान, कि श्याम कैसे हैं, घन के समान है। तो यहाँ पर श्याम जो हो गया, सॉरी, यहाँ पर उपमान, यहाँ पर उपमान, उपमेय आएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर श्याम, नयन, अग्निमुख, ये हमारी क्या हो गई, उपमेय हो गया। क्रोध रूपी अग्नि, चंद्रमा के समान मुख, तो ये हमारे चंद्रमा, क्रोध, कमल, घन, ये हमारे क्या हो गए, उपमान। उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। यहाँ पर उपमान गलती से लिखा गया, तो यहाँ पर ये होता है यहाँ पर उपमेय। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। यानी द्विगु समास में जो उत्तर पद प्रधान होता है और वह विशेष्य भी होता है, और पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। देखिए, संख्यावाची विशेषण पंचवटी, तो यहाँ पर जो पंच है, पंचवटी, 5 वट वाला स्थान, उसको बोलते हैं पंचवटी। वट होता है वृक्ष। शताब्दी, 100 आब्दों का समूह, 100 आब्दों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। यहाँ पर पंच, शत, ती, चौ, ये सभी क्या हमारे संख्यावाची विशेषण है। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। उसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हो और समास विग्रह करने पर योजक शब्दों और अथवा या का प्रयोग किया जाए, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। दाल रोटी, दाल और रोटी। दिन रात, दिन और रात। लाभ हानि, लाभ और हानि। तो देखो, अन्न जल में बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और दोनों ही प्रधान, दोनों की महत्ता समान है। ना ही जल अन्न से कम है और ना ही अन्न जल से कम, दोनों क्या है, एक समान है। और दोनों के बीच में क्या योजक चिन्ह है। जब हम इनको अलग कर देते हैं तो हमने क्या लगा दिया, अन्न और जल और शब्द लगा दिया। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा यह दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुव्रीहि समास अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए, नीलकंठ शब्द का विग्रह यदि नीला है जो कंठ विशेषण और विशेष्य के रूप में किया जाएगा, तब तो यह क्रमधारय समास होगा। यानी नीला है जो कंठ, तो क्या होगा, विशेषण और विशेष्य के रूप में किया जाएगा, तब यहाँ पर कौन सा समास होगा, क्रमधारय होगा। लेकिन यदि इसके विग्रह में नील तथा कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा, तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में नील तथा कंठ गौण है तथा प्रधान पद है शिव। तो यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, ना तो यहाँ पर नीला प्रधान है ना ही कंठ शब्द प्रधान है, बल्कि यहाँ पर कौन प्रधान है, शिव। तो जहाँ पर न तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा, न ही पूर्व पद, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो,
बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। और उदाहरण देखिए, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर होता है वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। अब यहाँ पर न तो पीला प्रधान है ना ही अंबर, यहाँ पर कौन प्रधान है? श्री कृष्ण। दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद होता है मुख, अर्थात रावण। तो यहाँ पर ना ही दश ना ही आनंद प्रधान है, बल्कि कौन प्रधान है? रावण, तीसरा पद प्रधान है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। तीन नेत्र किसके होते हैं? शिव के लिए होते हैं। तो त्रिलोचन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? शिव के लिए। यहाँ पर ना तो तीन प्रधान है ना ही लोचन। इस प्रकार क्रमधार्य तथा बहुव्रीहि समास में अंतर यही है कि क्रमधार्य में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद गौण तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।